हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस बिजनौर में और एक और नई क्लास के साथ जो आपकी होने वाली है यूपी पैट के लिए रुक्मणी प्रकाशन की। तो आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 में राइट आंसर बताना है इसका क्या होगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा लोहा। लोहा की अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। और हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। इसमें दिया गया है, लौह युग का प्रारंभ कब से हुआ था। भारत में लौह का इसका प्रारंभ हुआ था 950 ईस्वी पूर्व लोहे का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 2 में, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, शाहबाजगढ़ी अभिलेख। शाहबाजगढ़ी अभिलेख अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है और अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। और इसके अभिलेख 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख शामिल है। और जबकि शिलालेखों की संख्या कितनी है, शिलालेख की संख्या है 14 शिलालेखों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 3 बताना है, मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के सहयोग से मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 4, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध बितिस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था। इसमें बताना है बितिस्ता का युद्ध दिया गया है, ये किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था। और बितिस्ता का युद्ध कहाँ लड़ा गया था, झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। और किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था, इसमें यह बताना है। तो झेलम नदी के किनारे बितिस्ता का युद्ध पोरस और सिकंदर के बीच लड़ा गया था। पोरस और सिकंदर के बीच, इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, पोरस और सिकंदर के बीच लड़ा गया था। और इसे हाइडेस्पीस या झेलम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और यह हुआ कब था, 326 ईस्वी पूर्व हुआ था। 326 ईस्वी पूर्व हुआ था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 5 बताना है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले पहला व्यक्ति कौन था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था। क्वेश्चन नंबर 5 बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले व्यक्ति थे। और भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा ग्वालियर टैंक मैदान के 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को गांधी जी द्वारा की गई थी। और इस आंदोलन को जन क्रांति या अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और ऑपरेशन जीरो आवर के तहत 9 अगस्त 1942 को अधिकांश कांग्रेसी नेताओं का ब्रिटिश सरकार ने बंदी बना लिया था। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणा आसफ अली। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है। इसमें बताना है इनका संबंध किस किस से है, इसमें बताना है। तो पार्लियामेंट सुधार का संबंध दिया गया है किससे, इसमें बताना है पार्लियामेंट सुधार का संबंध किससे है। तो पार्लियामेंट सुधार का संबंध है सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र से इसका संबंध है। इसका बनेगा, पहले का बनेगा 3 नंबर। साइमन कमीशन का संबंध किससे होगा, साइमन कमीशन का संबंध है देशव्यापी आंदोलन से। साइमन कमीशन का संबंध है। जबकि चोरी चोरा घटना का संबंध किससे है, चोरी चोरा घटना का संबंध है असहयोग आंदोलन को वापस लिए जाना से संबंध है चोरी चोरा घटना का। और दांडी मार्च का संबंध है नमक का अवैध निर्माण इससे संबंधित है। 5 नंबर। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में, वायसराय इरविन द्वारा गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांगों पर
कोई विचार न करने की स्थिति में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? इसमें बताना है नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी क्वेश्चन नंबर 7 में। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को वायसराय इरविन द्वारा गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांग पर कोई विचार न करने की मांग में नमक सत्याग्रह की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को की गई थी। और गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। नेक्स्ट बताना है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था, जो देशव्यापी पैमाने पर आयोजित पहला आंदोलन था? इसमें बताना है असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था, जो देशव्यापी पैमाने पर पहला जन आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 8 में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी अगस्त 1920 को यह आंदोलन शुरू किया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 में शुरू किया था और 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था और 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट बताना है और हाँ एक पॉइंट याद रखना, असहयोग आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता हिंदू मुस्लिम एकता थी। हिंदू मुस्लिम एकता थी। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 9 में हंटर आयोग का गठन किस लिए हुआ था? हंटर आयोग का गठन किस लिए हुआ था? क्वेश्चन नंबर 9 में हंटर आयोग का गठन किस लिए हुआ था? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। जलियांवाला बाग की हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसकी पदावधि में हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी पदावधि में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 10 में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन की पदावधि में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लॉर्ड डफरिन की पदावधि में हुआ था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 11 में भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? क्वेश्चन नंबर 11 में भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? क्वेश्चन नंबर 11 में। तो इसका राइट आंसर बनेगा सिक्किम की सीमा। सिक्किम की सीमा नेपाल से मिलती है। भारत में 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम की सीमा नेपाल से लगती है। और भारत की सीमा संबंध भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। भारत की सीमा से संबंध भारत के 7 पड़ोसी देश हैं और भारत की 7 पड़ोसी देश है बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चीन, नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान शामिल है इसमें। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 13 में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में बताना है कौन सा जोड़ा सही है। इसमें दिया गया है बांदीपुर तमिलनाडु, मानस कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, रणथंबोर राजस्थान, सिमलीपाल बिहार। तो इसमें बताना है कौन सा सही है क्वेश्चन नंबर 13 में। तो इसमें दिया गया है रणथंबोर राजस्थान में है, ये सही दिया गया है। रणथंबोर राजस्थान में है, ये सही दिया गया है। जबकि बांदीपुर कहाँ पर है? बांदीपुर अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये बांदीपुर है कर्नाटक में। बांदीपुर कर्नाटक में है। और मानस कहाँ पर है? मानस असम में है। मानस असम में है। और सिमलीपाल दिया गया है। सिमलीपाल उड़ीसा राज्य में है। ये उड़ीसा राज्य में सिमलीपाल उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 14 अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार अवस्थित है? अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 14 में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हो जाएगा अरावली और विंध्याचल के बीच मालवा का पठार अवस्थित है। मालवा का पठार अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अरावली पर्वत जो राजस्थान राज्य में स्थित है का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। और अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या है? गुरु शिखर इसका सर्वोच्च शिखर है, गुरु शिखर। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 15 में निम्न में से कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है? गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है इनमें से बताना है। गंगा की सहायक नदी नहीं है इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 15 में। तो इसका राइट आंसर होगा भीमा गंगा की सहायक नदी नहीं है। जबकि बेतवा, चंबल, गोमती गंगा की सहायक नदी है। भीमा नदी किसकी सहायक नदी है? यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 सांसद स्थानीय विकास निधि योजना का आरंभ कब किया गया था? सांसद स्थानीय
विकास निधि योजना का आरंभ कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 16 में। तो यह किया गया था 1993 में। 1993 में यह शुरू किया गया था, 1993 में। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 17 में, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? क्वेश्चन नंबर 17 बताना है। तो यह तैयार की थी पीसी महालनोबिस ने। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा पीसी महालनोबिस ने तैयार की थी। पीसी महालनोबिस ने तैयार की थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का इसका कार्यकाल कितना है? 1956 से 1961, 1956 से 61 तक इसकी सीमा है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता भारी उद्योग, चिकित्सा, स्वास्थ्य क्षेत्रों पर दिया गया था। और इस पंचवर्षीय योजना में राउरकेला इस्पात उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर इस्पात पश्चिम बंगाल में, ये इसमें स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट बताना है, राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति किस अर्थशास्त्री द्वारा एक आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है? राजकोषीय नीति किस अर्थशास्त्री द्वारा आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 18 में बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यह है जॉन मेनार्ड किन्स। जॉन मेनार्ड किन्स इसके सिद्धांत पर आधारित है। जॉन मेनार्ड किन्स के आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है। और जॉन मेनार्ड किन्स मार्शल का शिष्य था। ये किसका शिष्य थे? मार्शल के शिष्य थे। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 19 में, इनमें से कौन सी वह गतिविधि है जिसे तृतीय क्षेत्र में अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया है? इनमें वह कौन सी गतिविधि है जिसे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया है? क्वेश्चन नंबर 19 में। तो इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मछली पकड़ना। मछली पकड़ना जिसे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, मछली पकड़ना। मछली पकड़ना प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह किसके अंतर्गत आता है? यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 20 में, आर्थिक शब्दों में भूमंडलीकरण देशों के बीच तेजी से, इसमें बताना है रिक्तस्थान में होने वाली प्रक्रिया कौन सी है? आर्थिक शब्दों में भूमंडलीकरण देशों के बीच तेजी से होने वाली प्रक्रिया कौन सी है इसमें? क्वेश्चन नंबर 20 में। तो यह प्रक्रिया है एकीकरण। इस खाली स्थान में भरा जाएगा एकीकरण। यह प्रक्रिया है एकीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमंडलीय उदारीकरण और निजीकरण। एलपीजी ने 1990 के दशक में विश्व आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित किया था। और निजीकरण का तात्पर्य क्या होता है? निजीकरण का तात्पर्य होता है सार्वजनिक उपक्रमों का निजी हाथों में प्रबंधन। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 21 में, निम्न में कौन सा अधिकार 1978 से एक मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा अधिकार 1978 से एक मौलिक अधिकार नहीं है? क्वेश्चन नंबर 21 में बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा एक मौलिक अधिकार 1978 से नहीं है? ये कौन सा नहीं है? यह है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को निरस्त कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार 1978 से एक मौलिक अधिकार नहीं है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। और 1978 से 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया था। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 22 में, मूल संविधान किसका उल्लेख नहीं था? मूल संविधान में किसका उल्लेख नहीं था? क्वेश्चन नंबर 22 में बताना है मूल संविधान में किसका उल्लेख नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंत्रिमंडल का। मूल संविधान में मंत्रिमंडल का इसमें उल्लेख नहीं था। क्वेश्चन नंबर 22 में मंत्रिमंडल का प्रयोग सिर्फ एक बार अनुच्छेद 352 में किया गया था। और कैबिनेट सहित सभी मंत्रियों को मंत्रिपरिषद कहा जाता है। कैबिनेट सहित सभी मंत्रियों को मंत्रिपरिषद कहा जाता है। और मंत्रिपरिषद का उल्लेख किसमें है? मंत्रिपरिषद का उल्लेख है अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, अनुच्छेद 74 में। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 23, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे को सिद्धांत को स्पष्ट किया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। यह कौन सा विवाद है इसमें स्पष्ट किया गया है? क्वेश्चन नंबर 23 में। तो यह है केशवानंद भारती वाद 1973 में। केशवानंद भारती विवाद 1973 में इसके तहत इसे स्पष्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 24 में, मौलिक अधिकारों के एक भाग के रूप में भारतीय संविधान के अधिकार की गारंटी देता है। मौलिक अधिकारों के एक भाग के रूप में भारतीय संविधान किसके
अधिकार की गारंटी देता है? क्वेश्चन नंबर 24 बताना है। ये किसी गारंटी देता है? तो यह देता है समानता की गारंटी देता है। मौलिक अधिकारों का एक भाग, मौलिक अधिकारों का एक भाग समानता की गारंटी देता है, समानता के अधिकार की गारंटी देता है। और भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार हैं। और अनुच्छेद 14 में विधि के शासन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14 में विधि के शासन का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 16 में अफसर की समानता का उल्लेख किया गया है। अफसर की समानता, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 अफसर की समानता। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 25 में भारतीय संविधान में दिया गया शासन का संसदीय रूप इसमें संविधान के से प्रभावित है। यह किस संविधान से प्रभावित है? भारतीय संविधान में दिया गया संसदीय रूप, संसदीय रूप किस संविधान से प्रभावित है? क्वेश्चन नंबर 25। ये कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। भारतीय संविधान में दिया गया शासन का संसदीय रूप यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। भारतीय संविधान सभा ने लगभग 60 देशों से संविधान को गहरा अध्ययन किया था। और भारतीय संविधान में अनेक देशों से महत्वपूर्ण प्रावधान लिए गए हैं। भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है, मुख्य स्रोत कहाँ से लिया गया है? अधिकतम ये लिया गया है 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 26। कौन सी मिश्र धातु में लेड और टिन होते हैं? कौन सी मिश्र धातु में लेड और टिन होते हैं? क्वेश्चन नंबर 26 में बताना है कौन सी मिश्र धातु में लेड और टिन होते हैं? क्वेश्चन नंबर 26। तो ये होते हैं सोल्डर में, लेड और टिन सोल्डर में होते हैं। लेड और टिन किस मिश्र धातु में? ये सोल्डर में होते हैं। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 27। सितारों का जगमाहट का कारण है। सितारों की जगमाहट का क्या कारण है? सितारों की जगमाहट का क्या कारण है? क्वेश्चन नंबर 27 में तो यह है वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन इसका कारण है। वायुमंडलीय अपवर्तन, सितारों का जगमाहट का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 28। धावन सोडा है। धावन सोडा क्या है? धावन सोडे का इसमें रासायनिक नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 में धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 28 में तो धावन सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इसका राइट आंसर बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। उसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O इसका सूत्र होता है। Na2CO3 इंटू 10H2O इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट बताना है हमारे पाचन तंत्र में किस भाग में वसा का पाचन होता है? हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है? क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 में राइट आंसर बताना है कि क्या होगा? तो यह होता है छोटी आंत में। वसा का पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में वसा का पाचन होता है। और छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 30 में सीमेंस किसकी इकाई है? सीमेंस किसकी इकाई है? क्वेश्चन नंबर 30 में सीमेंस किसकी इकाई है? क्वेश्चन नंबर 30 में तो सीमेंस किसकी इकाई है? यह विद्युत चालकत्व की इकाई है, विद्युत चालकत्व की इकाई है। सीमेंस विद्युत चालक की इकाई है। सीमेंस का प्रतिलोम ओम होता है। सीमेंस का प्रतिलोम ओम होता है। और ओम का प्रतिलोम मोह होता है। ओम का प्रतिलोम मोह होता है, मोह। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 31 में बताना है सत्याग्रह का संधि विच्छेद बताना है। सत्याग्रह का संधि विच्छेद बताना है। तो सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या बनेगा? सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह। क्वेश्चन नंबर 36 में बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह इसका राइट आंसर बन जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 37। श्री गणेश का विलोम शब्द है। श्री गणेश का विलोम शब्द है इसमें क्वेश्चन नंबर 37 में बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो श्री गणेश का विलोम शब्द बनेगा इतिश्री, इतिश्री इसका राइट आंसर बन जाएगा, इतिश्री। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 38 में नीचे दिए वाक्यांश के लिए एक सही विकल्प का चयन करना है। इसमें बताना है इसमें क्या बुझा है? जिस तक मुँह न पहुँच सके, जिस तक न पहुँचा जा सके, जिस तक न पहुँचा जा सके। क्वेश्चन नंबर 38 में उसे क्या कहेंगे? अगाम्य, अगाम्य, जिस तक न पहुँचा जा सके अगाम्य कहते हैं, उसे अगाम्य कहते हैं। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 39 में निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 39 में तो इसका राइट आंसर बनेगा स्थापना। स्थापना कैसी है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान कैसा और कैसी से करते हैं? तो इसमें दिया गया है स्थापना कैसी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थापना कैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशुंग होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशुंग होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। त्रिशुंग होना इसको बताना है। त्रिशुंग होना मुहावरे का अर्थ कौन सा बताता है? क्वेश्चन नंबर 40 में तो यह है त्रिशुंग होने का मुहावरे का अर्थ होता है अधर में लटकना, अधर में लटकना। क्वेश्चन नंबर
40 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए अधर में लटकना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 51 में, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC में रूस की जगह किस देश को चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को चुना गया है क्वेश्चन नंबर 51 में? तो इसका राइट आंसर बनेगा चेक गणराज्य। चेक गणराज्य को रूस की जगह चुना गया है क्वेश्चन नंबर 51 में। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 52 में, भारत का पहला स्नो मैराथन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? भारत का पहला स्नो मैराथन किस स्थान पर आयोजित किया गया था क्वेश्चन नंबर 52 में? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाहौल स्पीति। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 53 में, भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती किस तारीख को मनाई गई? भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती किस तारीख को मनाई गई क्वेश्चन नंबर 53 में? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी 7 मई को। रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती 7 मई को मनाई गई। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 54 में, खाद्य और कृषि संगठन द्वारा किस शहर को 2021 की ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बताना है किससे बताया गया है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड क्वेश्चन नंबर 54 में? तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड है क्वेश्चन नंबर 54 में, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई। मुंबई को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड चुना गया है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 55 में, वर्ष 2022 में बिहार के किस व्यक्ति को मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? 2022 में बिहार के किस व्यक्ति को मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है क्वेश्चन नंबर 55 में? तो यह है डॉक्टर सेवाल गुप्ता। डॉक्टर सेवाल गुप्ता को मरणोपरांत पद्मश्री सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 56, IPL इतिहास में रिटायर्ड हर्ट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? IPL इतिहास में रिटायर्ड हर्ट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं क्वेश्चन नंबर 56 में? तो यह बने हैं R अश्विन, रविचंद्रन अश्विन। यह IPL इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 57 में, 75वां बाफ्टा अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे मिला है? 75वां बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको मिला है क्वेश्चन नंबर 57 में? तो यह मिला है बिल स्मिथ को। बिल स्मिथ को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58, PM मोदी द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है क्वेश्चन नंबर 58 में? तो यह किया गया है पुणे में। पुणे में PM मोदी द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताना है 59, बीजिंग शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2022 का शुभांकर क्या है? बीजिंग शीतकालीन का इसका शुभंकर बताना है, इसका शुभंकर क्या है? बीजिंग शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2022 का शुभंकर क्या है क्वेश्चन नंबर 59 में? तो इसका शुभंकर बनेगा क्वेश्चन नंबर 59 में सून रोन ओन। बीजिंग शीतकालीन पैरा ओलंपिक का इसका बनेगा सून रोन ओन। नेक्स्ट बताना है, समुद्र तटों को कचरा मुक्त करने हेतु पुनीत सागर अभियान किस संगठन ने चलाया है? समुद्र तटों को कचरा मुक्त करने के लिए पुनीत सागर अभियान किस संगठन ने चलाया है क्वेश्चन नंबर 60 में बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा NCC ने। NCC ने पुनीत सागर अभियान चलाया गया है। पुनीत सागर अभियान NCC द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 61 में, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? सदीर इसमें दिया गया है सदीर किस नृत्य की शैली का प्राचीन नाम है क्वेश्चन नंबर 61 में? इसका राइट आंसर बनेगा सदीर भरतनाट्यम नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। भरतनाट्यम नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 62 में, जाकिर हुसैन निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? क्वेश्चन नंबर 62 में, जाकिर हुसैन निम्न में कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में? तो जाकिर हुसैन तबला वादक है। तबला वादक जाकिर हुसैन है तबला वादक। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए तबला वादक। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 63 में, 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ गया था? 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था क्वेश्चन नंबर 63 में? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कनाडा में हुआ था। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कनाडा में 1930 में किया गया था और इसमें प्रथम स्थान इंग्लैंड को प्राप्त हुआ था। प्रथम स्थान इंग्लैंड को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 64 में, निम्न में कौन सा जोड़ा सही नहीं बताया गया है? इन्हें बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? हरभजन सिंह किससे संबंधित है? हरभजन सिंह। क्वेश्चन नंबर 64 में बताना है हरभजन सिंह किससे संबंधित है? तो इसमें सही नहीं बनाया गया है, इसमें बताना है सही नहीं है। तो हरभजन सिंह किससे हैं? हरभजन सिंह क्रिकेट से हैं। तो इसमें बताया है कबड्डी,
तो ये हमारा गलत हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा हरभजन सिंह। जबकि साइना नेहवाल बैडमिंटन से सही है, ज्वाला गट्टा बैडमिंटन से भी सही, विराट कोहली क्रिकेट से सही है, जबकि हरभजन सिंह का संबंध कबड्डी से नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा हरभजन सिंह। नेक्स्ट बताना है, सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है। सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है क्वेश्चन नंबर 65 में। इसमें बताना है सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है। इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 65 में 26 जनवरी को भारतीय गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को भारतीय गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका ये भी सही है। 30 जनवरी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 फरवरी तटरक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ये बिल्कुल सही दिए गए हैं, चारों बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4 ये बिल्कुल सही दिए गए हैं, ये ऑलरेडी पहले ही सही दिए गए हैं। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 67 में। इसमें बताना है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। चिपको आंदोलन पी हैगड़े, एपिको आंदोलन पी हैगड़े, चिपको आंदोलन SL बहुगुणा, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर, शांत घाटी आंदोलन बाम्बा आमटे। तो इसमें कौन सा सही नहीं है। तो इसमें सही नहीं है डी नंबर, शांत घाटी आंदोलन। शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे नहीं है। तो इसमें कौन सा है, शांत घाटी आंदोलन बामटा आंदोलन नहीं है। शांत घाटी आंदोलन का संबंध सुगधा कुमारी थी, सुगाथा कुमारी। इसका राइट आंसर होगा सुगाथा कुमारी, सुगाथा कुमारी थी, सुगाथा कुमारी थी। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 67 में मिताक्षरा पुस्तक किसने लिखी थी। मिताक्षरा पुस्तक किसने लिखी थी, मिताक्षरा पुस्तक किसकी है, ये बताना है क्वेश्चन नंबर 67 में। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मिताक्षर पुस्तक विज्ञानेश्वर ने लिखी थी, विज्ञानेश्वर ने। ऑप्शन नंबर सी, विज्ञानेश्वर द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 68 में सैंटियागो की राजधानी, सैंटियागो राजधानी कहाँ की है, सैंटियागो राजधानी कहाँ की है क्वेश्चन नंबर 68 में। तो सैंटियागो राजधानी चिली की राजधानी है, चिली की। सैंटियागो चिली की राजधानी है, सैंटियागो चिली की राजधानी है। चिली दक्षिण अमेरिका का एक देश है, चिली दक्षिण अमेरिका का देश है। जबकि फिजी की राजधानी क्या है, फिजी की राजधानी है सूबा, फिजी की राजधानी है सूबा, सूबा फिजी की राजधानी है। और इथोपिया की राजधानी क्या है, इथोपिया की राजधानी है अबाबा, इथोपिया आदिस अबाबा, आदिस अबाबा इथोपिया की राजधानी है अबाबा। और जैसे कि अर्मेनिया की राजधानी क्या है, अर्मेनिया। इसमें दिया गया है अर्मेनिया की राजधानी है येरेवान, येरेवान अर्मेनिया की राजधानी है। इसमें नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 69 में थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है। थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है क्वेश्चन नंबर 69 में। थॉमस कप बैडमिंटन खेल से जुड़ा है, बैडमिंटन खेल से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर बी, बैडमिंटन खेल से जुड़ा है। और नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 70 में ओलंपिक ध्वज, ओलंपिक ध्वज के संबंध में कौन सा सुमेलित है, नहीं है। ओलंपिक खेल के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें बताना कौन सा सुमेलित नहीं है क्वेश्चन नंबर 70 में। इसमें दिया गया है नीला यूरोप से संबंधित है, नीला रंग यूरोप से संबंधित है, ये सही दिया गया है। पीला एशिया से संबंधित है, हरा ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, हरा ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। जबकि काला ऑस्ट्रेलिया से संबंधित नहीं है, काला ऑस्ट्रेलिया से संबंधित नहीं है, काला रंग ऑस्ट्रेलिया से संबंधित नहीं है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट कर बताएं आपको क्लास कैसी लगी। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। धन्यवाद।